हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बच्चों में डायरिया एवं जॉन्डिस के बारे में, और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुई हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विद्यालय में चिकित्सालय के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के रूप में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। हमारी जो माताएं बहनें हैं और जो दूर दराज क्षेत्रों में हमारी जो माताएं रहती हैं और जो भी जिनके पास भी छोटा बच्चा है या जो 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उनमें अक्सर देखा गया कि कई ऐसी बीमारियां जो कि समझ से परे हो जाती हैं और कई बार छोटी सी लापरवाही या कोताही वो जानलेवा हो जाती है। तो ऐसी अगर ग्रॉसली हम बात करें तो ऐसी क्या क्या वो बीमारियां हैं जिसके बारे में हमारी आवाम को समझना बहुत ज़रूरी है? नमस्कार। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं बच्चों में जो कि हम बहुत कॉमनली देखते हैं और जिनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में, और अगर थोड़ा सा भी लापरवाही हो तो कब छोटा रोग बड़ा फॉर्म ले ले इसका भी पता नहीं चलता है। तो कॉमनली डायरिया, जिसे हम अंतर्शोध या दस्त कहते हैं, वो बहुत बच्चों में देखा जाता है। कीड़े आना वो बहुत कॉमन है। फिर एसिड पेप्टिक डिजीज़ बहुत कॉमन है। देन पीलिया, अलग तरह का पीलिया बच्चों में होता है जो कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो काफ़ी बड़ों के मुकाबले वो काफ़ी अलग तरह का पीलिया होता है जिसे हम नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। और फिर कई और बीमारियां होती हैं जैसे मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ हैं या लैट्रिन में खून आना, ये सब बीमारियां काफ़ी बच्चों में देखी जाती हैं। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है, आप जो भी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, आजकल जो 18 साल से नीचे का जो भी बच्चा है उसको हम बच्चा ही कहते हैं। पहले हम 12 साल बोलते थे, फिर 16 साल, अब 18 साल से नीचे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं नवजात शिशु से। तो जिस तरह से आपने कहा कि नवजात शिशु ही जो पैदा होने के बाद जो जॉन्डिस होता है, जिसे कि आप फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी बोलते हैं, उसमें कई बार जो घर में डिलीवरियां होती हैं तो कई बार हमारी जो बहनें हैं वो भांप नहीं पाती कि ऐसे वो कौन से अलार्मिंग शिशु में सिम्टम्स आ रहे हैं कि जब आपको डॉक्टरी परामर्श करना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल में अगर बच्चा पैदा हो तो जनरली जो डॉक्टर्स हैं वो उसको चेकअप करते हैं, और 1-2 दिन में जब छुट्टी होती है तो माताओं को या घर के जो भी बच्चों की केयर कर रहे हैं उन्हें बताया जाता है कि ये अलार्मिंग साइंस हैं, ये वार्निंग साइंस हैं, इन्हें ध्यान रखें। पर जो घर में पैदा होते हैं बच्चे, उनके लिए माँओं के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली माँ के अलावा दादी, नानी या कोई बड़ी बुज़ुर्ग जो बच्चों की देखभाल कर रही है, निला रही है बच्चे को या बच्चे का नैपकिन चेंज कर रही है, उनको भी इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इन अलार्मिंग साइंस में सबसे ज़रूरी होता है पीलिया। अगर बच्चा पीला लग रहा है तो उसको बाहर रोशनी में जाके देखें, सूरज की रोशनी में देखें। अगर बच्चा पीला है, बच्चे का पेशाब पीला आ रहा है या पेशाब का दाग पड़ रहा है नैपकिन में, तो ये डेंजर साइंस हैं। बच्चा सुस्त हो रहा है, दूध नहीं पी रहा है या उल्टी कर रहा है या बच्चे का पेट फूल रहा है, सख्त हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। छोटे बच्चे, नवजात शिशु बहुत नाजुक होते हैं, इनमें रोगों के लक्षण कम होते हैं पर रोग बहुत जल्दी एक भयावह रूप ले सकता है। चलिए, अब जिस तरह से अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी है, अब जितनी भी जो डिलीवरियां होती हैं वो हॉस्पिटल बेस्ड ही डिलीवरियां होती हैं, और मैक्सिमम हम प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी आपकी डिलीवरी होनी चाहिए वो हॉस्पिटल में ही हो। पर अभी भी कुछ एक जो दूर दराज क्षेत्र हैं जहाँ पे कि अभी भी जो डिलीवरी है वो गाँव में ही कराई जाती, पर वहाँ भी
बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं हमारी जो दाई हैं और जो दूसरी हैं वो भी अपडेटेड हैं और वो भी टेक्निकल काम वहाँ कर रही हैं। पर कई बार जो बच्चों के अभिभावक हैं या कोई बुज़ुर्ग है गांव में, अक्सर अभी भी देखा गया है, तो जिस तरह से आप बोल रही थी कि जो बच्चा है जिसमें कि जॉन्डिस हो जाता है उसको धूप में देखें या उसे धूप लगाएं, तो अभी भी कुछ एक महीनों तक या कुछ एक सालों तक भी कई जगह ऐसा देखा गया है कि माँ जच्चा बच्चा दोनों को ही, माँ को भी और बच्चे को भी, एक ऐसी जगह में रखा जाता है जो बिल्कुल अंधेरी जगह हो और वहाँ सूरज की एक भी किरण भी जो है वहाँ नहीं पहुँच पाती कई बार, और वो जो एनवायरनमेंट है कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, और जो एनवायरनमेंट का जो हाइजीनिक वो जिसको पैरामीटर्स पैमाना बोलते हैं वो बिल्कुल ही शून्य होता है। तो आपके ज़रिए ये आज समझना और समझाना बहुत ज़रूरी बनता है कि प्रैक्टिकल लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि बच्चे को उसी जगह रखना ज़रूरी है या बच्चे को पैदा होने के बाद आप बाहर भी रख सकते हैं अगर वातावरण अनुकूल है। वातावरण अनुकूल है, टेम्परेचर ठीक है बाहर, बच्चा ठीक से कपड़े पहनाए हैं आपने, तो डेफिनेटली बच्चों को बाहर रखना चाहिए, धूप में रखना चाहिए, चाहे शीशे के अंदर ही रखें, खिड़की से ही धूप आए। और माँ और जच्चा बच्चा दोनों को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ हवा हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो और धूप आए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंधेरे कमरे में रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माँ को सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हाथ साबुन से धोने चाहिए बच्चे को टच करने से पहले और लैट्रिन बाथरूम साफ़ करने के बाद। दूसरा, रोज़ नहाना चाहिए, इससे नहीं तो माँ को इन्फेक्शन होगा तो बच्चे को तो डेफिनेटली होगा ही। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये पुरानी जो धारणा है कि माँ जच्चा बच्चा को अंधेरे कमरे में रखें, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ और बच्चे को भी सफाई का उतना ही अधिकार है जितना हम सबको। जी, तो चलिए आपने सफाई के बारे में बता दी, अब आप ज़रा थोड़ा उनका खान पान के बारे में भी बता दें, क्योंकि जो माँ है अक्सर उनका खान पान भी एक्सटेंडेड सा खान पान होता है, उसमें कई चीज़ों की रोकथाम कर दी जाती है और कई चीज़ों की परहेज़ कर दिया जाता है। तो आज के सिनेरियो में आप क्या बोलती हैं कि आफ्टर डिलीवरी आपको जिस तरह से आप पहले डिलीवरी से पहले खान पान करती थी वैसा ही खान पान आना है, कोई स्पेशल खान पान है, या वो जितने भी प्रिकॉशन परहेज़ होते हैं उन्हीं को अडॉप्ट करना है? देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा कॉशियसली बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत रूढ़िवादी धारणा है, पथ देते हैं माँ को बच्चा होने के बाद, तो कुछ तो इसमें थोड़ा प्रतिशत मैं समझती हूँ कि ठीक है, क्योंकि जो भी माँ खाती है उसका कुछ परसेंटेज एंटीजन जिसे हम कहते हैं वो माँ के दूध से सिक्रीट होता है, बच्चे के पेट में भी जाता है, जिससे बच्चे को एलर्जी भी हो सकती है। और ऐसा खाना खाना चाहिए माँ को कि जो आसानी से पचे और घर का बना हो, साफ़ सुथरा खाना होना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बीमार होगी तो बच्चे को भी बीमारी होगी। पर मैं ये नहीं कहती कि हलवाई खाएं, या पौष्टिक आहार लीजिए, सब तरह का संतुलित आहार लेना चाहिए, हाई प्रोटीन लेना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, और जैसे कब्ज़ी नहीं होनी चाहिए माँ को, क्योंकि उससे उसके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी। तो पपीता जैसे फल हैं वो भी खाने चाहिए, फल सब्जियां भी खानी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पथ में फल सब्जियां बिल्कुल बंद कर देते हैं, प्रोटीन्स बंद कर देते हैं, बस हलवा खिलाते हैं। ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि माँ को बहुत प्रोटीन खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दूध भी बच्चे को चाहिए। माँ जैसा संतुलित आहार अगर लेगी तो बच्चे को भी अच्छा दूध मिलेगा और बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा शिशु भी स्वस्थ रहेगा। चलिए डॉक्टर श्रुति जी, आपने खूब बताया कि बच्चे में अगर ये जॉन्डिस, न्यूनेटल जॉन्डिस है, तो उसको कैसे कैसे उसके अलार्मिंग सिम्टम्स को भांपना है, किस तरह का देखभाल बच्चा जच्चा और इन दोनों को होना चाहिए, और क्या एनवायरनमेंट और क्या खान पान होना चाहिए। तो शायद हमारी जो माताएं बहनें हैं और हमारी जो बुज़ुर्ग माताएं भी हैं वो भी अब अपडेटेड हो गई होंगी, और वो भी आगे इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं हमारे दूर दराज क्षेत्रों में या किसी और को भी इस तरह का सुझाव दे सकती हैं, जिससे कि आपका शिशु बिल्कुल स्वस्थ रहे और आने वाले टाइम में उसकी जो इम्यूनिटी हम बात करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी अच्छी डेवलप हो पाए। अब बात करते हैं डायरिया, भी एक बहुत ही आपने बताया कि जैसे बच्चों में डायरिया भी बहुत कॉमन है, तो चलिए उसकी भी शुरुआत हम शुरू से ही करते हैं, न्यूनेटल पीरियड से ही करते हैं, और साथ में जो आपका जो महत्वपूर्ण 6 महीने 1 साल और उसके बाद, और मैक्सिमम ये भी रिपोर्ट की गई कि पहले, अब तो शायद ट्रेंड चेंज हो गया है, कि पहले जो आपकी मोर्टेलिटी थी, जो बच्चों में मृत्यु दर होता था, वो डायरिया से भी बहुत ज़्यादा होता था। तो आज के ट्रेंड में क्या सिनेरियो है, और आज के परिवेश में हमारे को जो प्रैक्टिसेस करनी चाहिए वो क्या करनी चाहिए?
आपने बिल्कुल सही कहा। पहले बच्चों में जो मृत्यु दर थी वो डायरिया और निमोनिया की वजह से ही बहुत ज़्यादा थी। अब पिछले कुछ सालों में हमारे हेल्थ प्रैक्टिसेस बहुत चेंज हुई हैं और सब सेंटर लेवल पे भी बहुत इसके बारे में सरकार द्वारा भी काफ़ी कदम उठाए गए हैं। तो ये डेथ पहले से तो बहुत कम हुई है, पर फिर भी अभी भी काफ़ी है। तो बच्चों में जैसे आपने कहा डायरिया है, तो जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो पतली पॉटी तो उसकी वैसी ही होती है और 6 से 7 बारी या 8-9 बारी भी करते हैं। और उनके पॉटी में दही की तरह जो खट्टी स्मेल होती है वो भी होती है। वो नॉर्मल है अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि अब इसको दस्त लग गए हैं? ये अगर पॉटियाँ नॉर्मल से ज़्यादा पतली हो या बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हो, उसका जिस तरह से पॉटी कर रहा है उसका वैसे पॉटी नहीं कर रहा है, उसकी पॉटी में चेंज आ गया है बच्चे में, पानी की तरह पतली कर रहा है, या बच्चे के शरीर चमड़ी ढीली पड़ रही है, बच्चा सुस्त हो गया है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका तालू खुला होता है, तो तालू जो है बिल्कुल अंदर धंस जाए, आँखें अंदर धंस जाएँ या मुँह सूख जाए, आंसू आना बंद हो जाए या पेशाब बच्चे का कम हो जाए या रुक जाए, तो ये गंभीर लक्षण हैं। और अगर ये लक्षण माएँ या जो बच्चों की देखभाल करती हैं वो स्त्रियों में उनको मिले तो इमीडिएटली बच्चे को एक अच्छी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, हेल्थ सेंटर में लेके जाना चाहिए और इसमें बच्चे को इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पर इसके अलावा भी अगर ये तो सीवियर कंडीशन हो गई, पर अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पॉटियाँ लगी हैं बच्चे को और बच्चे का बहुत ज़्यादा प्यास हो रही है, चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चा बार बार पानी मांग रहा है, तो ये भी लक्षण है कि कुछ डिहाइड्रेशन बच्चे को है, कुछ बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो इस स्थिति में बच्चे को घर में उपलब्ध कुछ पानी घोल जो होते हैं वो पिलाने चाहिए और फिर एक स्वास्थ्य केंद्र में या किसी डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए, ORS भी देना चाहिए। और ये एक और ये है कि जैसे बच्चों को पॉटियाँ लगें या मतलब पतली पॉटी कर रहा है बच्चा, तो ORS जितनी बारी बच्चा पॉटी करे उतनी बारी थोड़ा ग्लास में 100-200 ml बच्चे को ORS पिलाना चाहिए। या अगर ORS आपके पास नहीं है तो आप नमक चीनी का घोल भी बना सकते हैं। जैसे 1 गिलास पानी में 1 मुट्ठी चीनी और 1 चुटकी नमक उसका घोल बनाएं, और या नींबू पानी दे सकते हैं, कांजी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं, थोड़ा सा नमक मिला के जितनी बारी बच्चा पॉटी करे उतनी बारी वो पानी पिलाना चाहिए और बार बार देते रहें। इससे उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी बच्चे में। जी, तो घर में भी आप फर्स्ट एड के तौर पे भी ये सारी चीज़ें अमल में ला सकते हैं। अगर आपके पास ORS नहीं है तो जिस तरह की आप बता रहे हैं जो घोल हैं और जिस तरह से भी जो चीज़ें रेडीमेड आपको घर में ही मिलती हैं उससे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि पानी जो है वो बॉइल्ड ही पिलाना चाहिए बच्चों को, या कई बार अक्सर ये भी देखा गया कि जो हम टैप वाटर यूज़ करें या जो भी हमारी सप्लाई में है तो वो भी एडिक्वेट है, या एज अ जनरल ही सभी को उबाल के ही पानी पीना ज़रूरी है? देखिए, पानी साफ़ होना चाहिए क्योंकि पानी के दूषित होने से ही बहुत रोग होते हैं और हमारे कई बारी जो पाइप जो होती हैं वो बीच में टूट जाती हैं या सप्लाई के दौरान उसमें गंदा पानी या गंद मिक्स हो जाता है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा सभी माँओं को कि पानी को अच्छे से उबालें, ठंडा करें, फ़िल्टर करें और फिर पिलाएं। और उबालना भी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उबाल गया, कम से कम 20 मिनट तक वो उबले पानी, तभी उसमें एडिक्वेटली कीटाणु ख़त्म होंगे। और जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत सारे रोग होते हैं जो गंदे पानी से ही होते हैं, और डायरिया तो होता ही है, बल्कि पीलिया भी एक तरह का पीलिया है जो गंदे पानी से ही होता है। जी, तो ये तो आप डायरिया के बारे में बताया, पर अब एक और भी बहुत ही जो बड़ा आजकल जो बड़ा भ्रम करने वाला है कि किसी को भी डायरिया बच्चे में या बड़े में भी हो जाए, तो जिस तरह से आप बता रही थी पानी की रिप्लेसमेंट, पानी की आपूर्ति को पूरा करना, और जो WHO प्रमाणित ये ORS है या जो रेडीमेड घर में आपने जो फार्मूला बताया उससे भी आप एज ए फर्स्ट एड के तौर पे उसको ले सकते हैं, अपने आप को पानी और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उससे बचा सकते हैं। पर कई बार अक्सर ये देखा गया कि बिना डॉक्टरी परामर्श से भी जो घर में हैं वो पानी के अलावा दवाओं पे एकदम ही ज़्यादा विश्वास करते हैं और दवाओं को ज़्यादा वो चाहते हैं कि पानी की बजाय कोई दवा होनी चाहिए डायरिया में।
तो डॉक्टर श्रुति जी, क्या डायरिया सारा ही बच्चों में बैक्टीरियल होता है या वायरल भी हो सकता है जिसमें दवा की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती? और कई बार अक्सर ये भी देखा गया कि डायरिया में जो ये दवाइयों का सेवन आप अपने आप से देते हैं, कई बार इसके बाद भी जो वॉमिटिंग्स है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बच्चे की भूख कम हो जाती है और बच्चा जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता आपका कोई भी फूड जो होता है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये जो छोटे बच्चों में अक्सर डायरिया बैक्टीरियल नहीं होता है, वायरल होता है। पर ये बहुत गलत प्रचलन है कि जैसे ही बच्चे को डायरिया शुरू हुआ हम लोग एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी प्रैक्टिस में इसको रिकमेंड नहीं करती हूँ। एंटीबायोटिक जो है वो बहुत कम तरह के डायरिया होते हैं, उनमें ही दिया जाता है और इसके बहुत नुकसान भी होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अक्सर जो डायरिया होता है छोटे बच्चों में वो वायरल होता है, जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं होता, क्योंकि एंटीबायोटिक उसमें असर ही नहीं करता है। पर एंटीबायोटिक देने से जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें बनने में कई सालों लग जाते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए ये एंटीबायोटिक देने का जो प्रचलन है वो नहीं होना चाहिए। और ORS दीजिए, ORS में बहुत गुण होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली ये जो छोटे बच्चों का डायरिया होता है उसको कंट्रोल करता है। थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 दिन लगते हैं। ORS पिलाते रहें और जो डेंजर साइंस जैसे मैंने बताया उनका ध्यान रखें। अगर डेंजर साइन हो रहा है तो वो आप इमीडिएटली अस्पताल लेकर आएँ। अगर डेंजर साइन नहीं है तो 2-3-4 दिन में अपने आप डायरिया धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा। हाँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि जो दही खिचड़ी है इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसे बच्चों को डायरिया होता है तो बच्चे दूध नहीं पचा पाते हैं। जो दूध पचाने के जो एंजाइम्स होते हैं उसका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इवन वायरल डायरिया में। तो दही और खिचड़ी एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत इजीली हमारे घर में बन भी जाता है और बच्चों को बहुत पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है, स्पेशली डायरिया में। जी, तो तभी कहा गया है कि जीवन रक्षक घोल, कि आप जब भी कोई इस तरह से ग्रसित है तो उसको वो जीवन रक्षक घोल ज़रूर पिलाएं। उसकी टेक्निक, उसकी टाइमिंग्स आप सारे हमारे दर्शकों को आपने बता दिया है। और जो एंटीबायोटिक्स है उससे आप दूर रहें और वो डॉक्टरी परामर्श के बगैर उसको बिल्कुल भी अपने बच्चे को या किसी बड़े एडल्ट को भी नहीं लेनी चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि इसके फ़ायदे के अलावा नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कई बार। डॉक्टर श्रुति जी, आपका बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि आप एक सफल जो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रही हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में। आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, आजकल के बच्चे जिस तरह से कुपोषण का शिकार भी हो रहे हैं, तो पहले तो बच्चे जो कुपोषण होता था उसमें बिल्कुल जो आप बोलते हैं मरासमस या हड्डियाँ निकल गई, बट आजकल बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं कि जो कि देखने में मोटे लगते हैं और उसके अलावा भी कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। और कई बच्चों में जो IBS टाइप है ये भी कई बार देखा गया है कि बच्चा भी नहीं बताता और माँ भी नहीं बताती कि वो 4 से 5 बार दिन में शौच जाता है और इनकम्प्लीट है। तो क्या उसे भी हम डायरिया लेबल करेंगे, क्रॉनिक डायरिया लेबल करेंगे, या डायरिया जो एक्यूट डायरिया होता है इसके अलावा कोई क्रॉनिक डायरिया भी बच्चों में हो सकता है या नहीं? जी, डायरिया को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं बच्चों में। एक एक्यूट डायरिया होता है, एक परसिस्टेंट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया। जो भी डायरिया 14 दिन से ज़्यादा होता है वो क्रॉनिक की श्रेणी में आता है, और क्रॉनिक में भी परसिस्टेंट होता है जो जैसे एक्यूट की तरह शुरू हुआ है कि जैसे पानी कम हो गया, शरीर में बहुत पॉटियाँ लग रही हैं और फिर वो 14 दिन से ज़्यादा बढ़ गया, उसे हम परसिस्टेंट बोलते हैं। पर एक वो डायरिया होता है कि बच्चे 3 से 4 बारी जा रहे हैं पॉटी पर, शरीर में पानी की कमी नहीं है, और बच्चों को लगता है कि ये नॉर्मल है, माँ बाप को, अभिभावकों को भी लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है, और वो डायरिया 14 दिन से ज़्यादा होता है। 5-6 कई बार ऐसा होता है कि 5-6 महीने भी बच्चा ऐसे ही जा रहा है। तो कई एक सीलिएक डिजीज़ जिसे हम कहते हैं उसमें इस तरह का डायरिया होता है, या फूड एलर्जीज़ हो सकती है, उसमें भी होता है इस तरह का डायरिया। और दूसरी चीज़ आपने IBS कही। IBS को हम क्रॉनिक डायरिया की श्रेणी में तो नहीं लेते हैं, ये एक स्पेशल श्रेणी है ये। इसमें जनरली ऐसा होता है कि बच्चों का मतलब जितनी बारी बच्चा खाना खाते हैं उतनी बारी उनको जाना पड़ता है। तो IBS में या तो लैट्रिन पतली होती है, या नॉर्मल भी हो सकती है, या कॉन्स्टिपेशन वाली या सख्त लैट्रिन भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि पतला स्टूल है और बार बार जाना है, तो वो IBS में तीनों तरह की लैट्रिन हो सकती है, तो वो एक स्पेशल श्रेणी में आता है। तो चलिए, अगर कोई भी इस तरह का सिम्टम है या कोई भी ऐसा लक्षण लगता है
तो उसको ज़रूर समय पे भांप लें और उसकी जो पुष्टि और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि आजकल का जो खान पान हमारा हो गया हुआ है, कई लोग उसको टॉलरेट नहीं करते और ये जो आप बता रहे हैं बार बार जाना, कई बार ये एंग्जाइटी और साइकोस जो सोमेटिक प्रॉब्लम्स है उसमें भी कई बार इस तरह की जो दिखते हैं ये भी सामने नज़र आती हैं। डॉक्टर श्रुति जी, मैं आपसे प्रश्न किया था कि कुपोषण बच्चों में जैसे कुपोषण है, इसके बारे में भी आपसे सवाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि पहले जो होते थे बिल्कुल ही मैरास्मस या माल न्यूट्रिशन, बट आपको लगता है कि आज की डेट में भी जो हमारे बच्चों का जिस तरह का खान पान है, छोटे बच्चों का, तो आपको लगता है कि वो भी पर्याप्त नहीं है? उनको किस तरह का खान पान देना? बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो आज से 20 या 25 साल पहले देखें तो हमारे देश में कुपोषण का मतलब होता था कमज़ोर बच्चे, पतले बच्चे, मैरास्मस या क्वाशियोकर वाले बच्चे जिनका अंग तो बहुत कमज़ोर है, पेट बहुत फूला हुआ है, चिड़चिड़े। पर आज जो हम देख रहे हैं एक और तरह का कुपोषण देख रहे हैं जो कि इम्बैलेंस्ड डाइट की वजह से है, जिसमें कि फास्ट फूड, जंक फूड बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी खाने में फैट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन और बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा फूले हैं, ओबीस हो गए हैं और जिसकी वजह से उनको कई तरह के रोग भी होने लग गए हैं, लीवर संबंधी रोग हैं जिसे हम नेफल्ड बोलते हैं, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ वो भी कहते हैं। और बाकी और फाइबर भी कम लेते हैं बच्चे, क्योंकि जंक फूड में फाइबर तो होता ही नहीं है, तो इससे बच्चे फूले हुए ज़रूर होते हैं, मोटे होते हैं, पर उनको और कई किस्म की बीमारियां जैसे शुगर बहुत जल्दी बच्चों में आने लग गई है, 15-16 साल के बच्चों में भी आ रही हैं। मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको 10-10 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं जी, 2 टाइम लेनी पड़ती है उनको दवाई, बहुत मोटे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है लाइफस्टाइल ओबेसिटी की वजह से, और इवन लिवर की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, उनका लिवर सख्त हो गया, सिरोसिस की तरफ जा रहा है उनका लिवर, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड खान पान, मोटापे की वजह से ये सब हो गया। जॉन्डिस की हमने बात की थी शुरुआत में, एक मैं प्रश्न आपसे करना भूल गया था। जॉन्डिस कई बार अक्सर ये हेपेटाइटिस सी भी बच्चों में बहुत कॉमन है आजकल, जो आईवी ड्रग अब्यूज़र जो बच्चे इस 16, 17, 18 साल की एज में हैं, तो थोड़ा सा आपकी तरफ से ये संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि आजकल अभिभावकों को क्या नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जॉन्डिस देखा जाए तो हेपेटाइटिस सी भी बहुत कॉमन है, फिर उसके ट्रीटमेंट अगर उसको एक बार पुष्टि हो गई और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो लिवर फेलियर का चांसेस भी बढ़ सकता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल जो 15-16 साल से बड़े 18 साल तक के बच्चे हैं उनमें हेपेटाइटिस सी काफ़ी देखा गया है और इसे काला पीलिया भी कहते हैं। जैसे इसकी पुष्टि होती है तो हमारे पास एक बहुत एडिक्वेट नेशनल प्रोग्राम में ट्रीटमेंट है जो फ्री हम दे रहे हैं बच्चों को, बट ट्रीटमेंट देना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस कारणों से बच्चों में हो रहा है वो है ड्रग्स। एक ही सुई से सारे बच्चे ड्रग्स लगाते हैं और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ये चीज़ बहुत फैल रही है और इससे बच्चे और HIV जैसे, हेपेटाइटिस बी जैसे घातक रोगों के भी शिकार होने का चांसेस बढ़ जाता है उनमें। तो हेपेटाइटिस सी के लिए तो हमारे पास ट्रीटमेंट है, बट HIV के लिए जो ट्रीटमेंट है वो कोई बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं हम कह सकते हैं। तो इसलिए अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए बच्चों की एक्टिविटीज़ पे कि वो कहाँ उनका किन लोगों से मिलते हैं, आईवी ड्रग अब्यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। इवन टैटूज़ का आजकल बहुत बड़ा फैशन है, बहुत बच्चे ये मैंने बहुत नोटिस किया है अपनी प्रैक्टिस में कि बच्चे टैटू बना लेते हैं हाथ पे, पाँव, इधर बाजुओं में, और क्योंकि वो बस उसमें इंजेक्शन का घाव छुप जाता है इसलिए टैटू बनवाते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चा किस लिए टैटूज़ बना रहा है, बड़े टैटूज़ क्यों बना रहे हैं। तो अक्सर बच्चे इंजेक्शन का निशान छुपाने के लिए वो टैटूज़ बनाते हैं, तो ध्यान रखें। चलिए डॉक्टर श्रुति जी, अगर वैक्सीनेशन के बारे में बात करें, अगर जॉन्डिस और डायरिया से प्रिवेंशन करना है प्राइमरी, तो कोई इस तरह का वैक्सीन भी आप रिकमेंड करते हैं कि जो सालाना पे या बचपन में ही जो लग जाए, जिसकी लाइफ लॉन्ग कोई प्रोटेक्शन आपको मिल सकती है? जी, डायरिया के बारे में पहले बोलना चाहूँगी। रोटावायरस वैक्सीन एक बहुत अच्छी वैक्सीन है जो कि 2 से 4 मतलब महीने के बच्चों में लगती है, और 2 तरह की वैक्सीन्स आती हैं, एक के 3 डोजेज़ होते हैं, एक के 2 डोज होते हैं, और इसके बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है बच्चों का। जो बच्चों की डायरिया होता है शुरू में, उनमें
बाकी हेपेटाइटिस के लिए जो है पीलिया, जो मैंने जैसे पहले ही कहा कि 2 तरह का पीलिया होता है, तो हमारे पास वैक्सीन हेपेटाइटिस ए और बी के लिए बहुत अच्छी वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी के लिए तो अब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी है, वो सरकार फ्री में लगा रही है वैक्सीन, और हेपेटाइटिस ए के लिए भी 2 डोजेस लगते हैं वैक्सीन के, काफ़ी अच्छी वैक्सीन है। तो डॉक्टर श्रुति जी, समय का अभाव है, आज आप हमारी इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी माताएं बहनों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए समाधान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।